ने कहा कि 7-8 साल पहले मैं थोड़ा एंग्जाइटी का शिकार हुआ। कई कारण थे, पर उसमें 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस समय। मतलब उन्होंने कर दिया, मैंने करवा भी लिया। अब तो मैं करवाता ही नहीं, तब मैंने करवा लिया था। अजीब किस्म के लोग पीछे पड़ के रात दिन 24 घंटे तनाव देते रहना बिना किसी बात के, कोई वजह भी नहीं थी ऐसी। मैं बड़ा परेशान रहा। फिर बाद में परिस्थितियां बदल गई, मैं ठीक हो गया, मेरी स्थितियां ज्यादा बेहतर हो गई। तो उन दिनों मैंने एक रहीम का दोहा पढ़ा, वो मेरे जीवन का उसूल बन गया। उसके बाद से एक दो बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और मेरे पास ताकत उनसे ज्यादा थी उस समय भी, आज भी है। पर अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही। जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज से बाहर निकलना है। ये कुछ कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सूअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, वो तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहां जाके। तो सबसे अच्छा क्या है, वहां से निकल जाना, लेट गो कर देना। तो मैंने रहीम का एक दोहा अपना सार बना लिया। रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीति। रहीमन ओछे किस्म के लोगों से ना बैर अच्छा है ना प्यार अच्छा है। काटे चाटे श्वान के दुह भांति विपरीति। कुत्ता काटे तो दिक्कत, कुत्ता चाटे तो दिक्कत। तो मेरा उसूल क्या है, इस तरह के लोगों से ना दोस्ती ना दुश्मनी, ना दिल में ग्रजेस रखने हैं कि हिसाब बराबर कर दूंगा, हरा दूंगा, रखना ही नहीं। और मेरी अब ठीक ठाक दोस्ती दोस्ती तो क्या होगी, मतलब जब हम मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, मुझे दिक्कत है ही नहीं, नाराजगी भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपना धर्म निभा रहा था, मैं अपना निभा रहा हूं। और अगर मैं दुश्मनी पाल लेता, अपना बीपी बढ़ाता, डायबिटीज करवा लेता, मैंने पाला ही नहीं, ना मैं पालता हूं। और भी ऐसे कई इंस्टांसेस हैं जहां दुश्मनी करने का पूरा स्कोप था, पर मैं दुश्मनी करता नहीं, मुझे शौक ही नहीं दुश्मनी करने का। मेरा दुनिया में एक भी दुश्मन नहीं है, मतलब मैं कईयों का हूं, मेरा एक भी नहीं है। जो मुझे पर दुश्मन मानते हैं वो मेरे दुश्मन नहीं, मेरे लिए वो परिचित हैं, जो मित्र हो सकते थे या हो सकते हैं। फिलहाल मित्र नहीं है, लेकिन दुश्मनी नहीं है। और अगर दुश्मनी कभी हो भी जाए ना, ये ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये मैं ध्यान रखता हूं हमेशा। मतलब कुछ बच्चे अपने आप से इतनी उम्मीद पाल लेते हैं कि फेलियर झेल नहीं पाते। आप वैसे बच्चों में हैं जो आपने कहा ना कि मैं शुरू से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूं, ये दुर्भाग्य की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे अच्छे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट का मतलब जो बहुत पढ़ाकू किस्म के होते हैं, सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर में घुसते ही होमवर्क करना शुरू किया, वैसे बच्चे जिंदगी में बड़े परेशान रहते हैं। बच्चों को होना चाहिए छटा हुआ टाइप का, शरारती, बदमाश, मतलब काम भी करें स्कूल का, लेकिन बेसिकली आपको स्मार्ट होना है, कॉन्फिडेंट होना है। पढ़ाकू होने से जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चलती है। जिंदगी के लिए ना व्यक्तित्व चाहिए। हुआ क्या आपके साथ, आपको बता दिया गया कि अच्छा बच्चा वो है जो पढ़ता है, होमवर्क करता है, आपने वो सब किया, तारीफें आपकी इतनी हुई होंगी कि बेटा तुम तो कुछ भी कर दोगी, आपको भरोसा हो गया कि मैं कुछ भी कर दूंगी। लेकिन ऐसी ऐसी तारीफें हर गांव हर मोहल्ले में कई बच्चों की हो रही थी,
जब उन सब में कंपटीशन हुआ तो कुछ सफल हुए, बहुत सफल नहीं हो पाए। तो जो सफल नहीं हो पाए उनको बहुत बेचैनी हुई। आपका सौभाग्य है कि अब तीसरी बार में सफल हो गई। कई ऐसे लोग हैं जो कभी सफल नहीं हुए जिंदगी में, उनको भी तो जीना है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, अपने आप से उम्मीदें कम कर लीजिए। और ये आसान नहीं होता है। इसका तरीका ये है कि एक दो ऐसे अच्छे दोस्त जो अच्छे भी हैं, दोस्त भी हैं, और बहुत उम्मीदें ना रखते हैं, ना आपको रखने देंगे अपने आप से। डायरी लिखने से लेकर कुछ अच्छे उपन्यास पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना, जो आपको सहज होना सिखाएं, न कि महान होना सिखाएं। महानता से बड़ा कोई रोग नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। सामान्य होना है। असली जद्दोजहद सामान्य होने की है, महान होने की नहीं है। सहज होना है। तो अपने आप से क्या कहना, रोज कहना है, कोशिश पूरी करूंगी, सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले आईएएस बन जाते या कुछ भी बन जाते। ये हो सकता है कि आईएएस बनने के एग्जाम में 10 ने मेहनत की, उनमें से 8 का हुआ, 2 का नहीं हुआ। पर यह नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत नहीं की तो उसका आईएएस हो गया। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मतलब बाकियों से नहीं, मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे। और इसलिए अगर आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी कोई काम, तो उसको गिव अप ही कहते हैं। लेट गो का मतलब तब होता है जब आप मन भर चुका है, अब उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही। जैसे आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पाए, तैयारी छोड़ दी, गिव अप है। बन गए, नौकरी की, मजा नहीं आया, छोड़ दिया, ये लेट गो है। लेट गो करने के लिए पहले हासिल करना पड़ता है, या हासिल होने से पहले उस मनोभूमि पर पहुंचना पड़ता है जहां हासिल होने का सुख आपने महसूस कर लिया और उसमें मजा नहीं आया, ठीक ही है, औसत है, तब छोड़ दिया। इसलिए आपकी उम्र को शोभा नहीं देता कि हम नसीब की बात करें, ये शोभा देता है मेरी उम्र को। तो 30-40 के बाद नसीब, भाग्य, नियति चलेगा। फिलहाल कर्म पर भरोसा कीजिए, मेहनत, डिसिप्लिन, और मोटिवेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है, फिर ऐसे नीचे आता है धीरे धीरे। डिसिप्लिन ऐसे रहता है, और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेशन वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होगा, ये मान के चलिए। सबसे अच्छा क्या है, मोटिवेशन विद डिसिप्लिन। तो कोशिश कीजिए कि नसीब पे ना छोड़िए, अपने भरोसे कीजिए। और एक आध बार प्राइज जीत भी लिया उनके हाथों से। अब वो हमारी वरिष्ठ साथी हैं, करीब 30 साल से हम लोग परिचित हैं। मतलब मैं तो परिचित हूँ, वो तो ध्यान नहीं रखती होंगी, लेकिन मैं तो शुरू से ध्यान रखता हूँ। दूसरा शुक्रिया इस उड़ान सोसाइटी का। मैं जब पिछली बार आया था, समय की थोड़ी सी कमी रहती है, तो जब मुझे पता लगा कि हंसराज कॉलेज से 2 सोसाइटीज एक साथ अप्रोच कर रही है, तो मैंने दोनों बच्चों को एक साथ बुलाया एक बार अपने पास। पलक भी थी उसमें, और मैंने दोनों से निवेदन किया कि भाई एक ही बार कर लो, एक ही प्रोग्राम के पीछे दोनों बैनर लगा देना, मैं एक बार आके दोनों काम कर लूंगा। पर इन दोनों में वहां पर ठीक ठाक जोर आजमाइश हुई, और अंत में तय हुआ कि 2 ही बार आना होगा। तो पिछली बार तो मैं करीब 6 महीने पहले आया था, निष्ठा सोसाइटी का गवर्नेंस पे एक सेमिनार था शायद।
इनको हम सोच रहे थे कि टाल मटोल करके मैनेज कर लेंगे। हमने काफ़ी कोशिश की, हमारी टीम ने काफ़ी बहाने लगाए कि सर बिजी हैं, भारत के बाहर हैं, दुनिया के बाहर है, खूब हमने कहा। हमें लगा कि अंत में हार के गिव अप कर देंगी या लेट गो कर देंगी, कुछ तो करेंगी, पर ये नहीं मानी। इन्होंने मुझे मैसेज किए, कभी कभी लगभग हार्श होती हुई लैंग्वेज में मैसेज किया कि सर आपने वायदा किया था, कैसे पीछे हट सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, आना तो है ही। अंततः आज का दिन तय हुआ। फिर टॉपिक्स की बात हुई तो इनका निवेदन था कि बस मोटिवेशन पे कुछ भी बोल दीजिए आप। तो मैंने कहा भाई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मुझे वो सब नहीं आता है, आप मुझे वो टॉपिक देंगे तो शायद मैं बात कर पाऊंगा। तो फिर इन्होंने कुछ टॉपिक्स भेजे 4-5 कि आप इनमें से कोई भी एक चुन लीजिए। मुझे उनमें से जो सबसे ठीक लगा आप लोगों की उम्र को देखते हुए वो था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। राइट, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो आपकी पीढ़ी का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, हमारी पीढ़ी में तो वो नहीं होता था। हम तो उस पीढ़ी के, उस क्षेत्र के लोग हैं। मैं हरियाणा से हूँ, पंजाब का असर हम पे रहा है ठीक ठाक, हिंदी भाषी हम लोग रहे हैं। अंग्रेजी हालांकि मैं बोल लेता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हिंदी ही मेरी आत्मा की भाषा है। तो जब मैंने सोचा कि लेटिंग गो, मैंने टीम से पूछा क्या होता है लेटिंग गो। तो हमारी टीम में कुछ यंग लोग हैं, उन्होंने बताया कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग नहीं समझेंगे, हमारी पीढ़ी के लोग समझते हैं इस चीज़ को। लेट गो का मतलब होता है कि छोड़ो, जाने दो। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो हमारी पीढ़ी में भी होता था। हम इसके लिए शब्द कुछ और बोलते थे, जैसे मैनू की, तेनू की, छड्डो यार, अरे मटिया दो, अरे भाड़ में जाए, अरे देखा जाएगा, अरे देख लांगे। तो हिंदी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, बिहार में अरे मटिया दो, तो वहां मटिया दो बोल देते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा में एक मुहावरा आ जाने से ऐसा थोड़ा है कि भारत के लोग उसके बिना काम चला रहे थे, यह भी काम चल ही रहा था लंबे समय से। तो फिर मैंने कहा ये टॉपिक ठीक है, और जिस उम्र के बच्चों को एड्रेस करना है, उस उम्र के बच्चे अक्सर इमोशनल टर्मोइल में रहते होंगे। यही उम्र है जब दिल लगता है, टूटता है, और करियर बनेगा नहीं बनेगा, फेलियर्स मिलते हैं। तो जिस उम्र में इमोशन सबसे ज्यादा उठापटक करते हैं, उछल कूद मचाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब होता है, उस उम्र के बच्चों से बात करने के लिए सबसे मौजूद टॉपिक मुझे यही लगा, सबसे अच्छा टॉपिक यही लगा कि हम इसी पर बात करते हैं। मैं पहले डिस्क्लेमर्स लगा दूं, मैं मनोविज्ञान का अध्यापक नहीं हूं। मैंने साइकोलॉजी में ना एमए किया है, ना एमफिल, ना पीएचडी किया है, ना मैं मोटिवेशनल चीज़ें करने का कोई सर्टिफाइड अध्यापक हूं। मैं तो अपने जीवन के अनुभवों से, साहित्य से, दर्शन से, कानून से, पढ़ते पढ़ते जो मैंने सीखा, और बाकी उस सबसे ज़्यादा सीखा 50 साल के जीवन में, जिसमें से 25 साल का जीवन अध्यापन में और अपना उद्यम करने में खर्च हुआ। अनुभवों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, तो मैं अनुभवों से सीख के बातें करना पसंद करता हूँ। हालांकि हंसराज को इसका खौफ इतना ज़्यादा होता है कि जब मुझे पता लगा कि मेरा टाइम फिक्स हो गया आने का, मैंने अपनी टीम से कहा कि यार लेटिंग गो भी कोई किताब है तो देखो मैं देख तो लूँ क्या होता है। तो 2 किताबें उन्होंने भेजी, बड़े भारी भरकम अंग्रेजी ऑथर्स की थी। तो मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ना शुरू किया। 5-10 मिनट पढ़ के मुझे लगा कि उससे बात बनेगी नहीं, वो अलग ही टाइप की बातें थी, बड़ी थ्योरेटिकल सी बातें। तो मैंने कहा क्या थियरी में क्या रखा है, हम बच्चों से बच्चों की जुबान में बात करेंगे, उसका मजा ज्यादा है, क्यों थियरी में जाए। तो मैं जो कुछ भी अगले 1-8 घंटे में, मतलब 1 घंटा की, आधा घंटा की, 1.5 घंटा, वो मैं आपके चेहरे से अंदाजा लगा लूंगा। आप केवल चेहरे पे भाव ऐसे ले आइएगा कितना आप सुनना चाह रहे हैं। मैं तो अभ्यस्त हूँ, मैं 8 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाता हूँ जनरली, तो मैं तो अभ्यस्त हूँ सुबह से रात तक पढ़ाने के लिए। आप अपना देख लीजिए कितना आप सुनने की हालत में है, और ऐसा ना हो कि मैं अपनी स्पीच सुनने के लिए मोटिवेट करूँ आपको, वो मैं नहीं करूँगा, है ना। उससे अच्छा
उससे 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 बेहतर ये है कि हम बीच में छोड़ देंगे, और मैं आपकी उम्र का भी ध्यान रखूंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना टॉर्चर ठीक नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। पर मेरा ख्याल है कि आपको मजा आएगा, क्योंकि